नमस्कार। आज फिर संधि बिंदु को हम पढ़ने जा रहे हैं। संधि में जो पिछले वीडियो थे उनमें अपन ने क्या पढ़ा था, संधि की परिभाषा पढ़ी थी और परिभाषा के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल। कौन से दो वर्णों का मेल? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इसके अलावा मैंने प्रत्याहार की जानकारी भी आपको पिछले वीडियो में दी थी और लास्ट में ये बताया था कि संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तो यहाँ हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। किस संधि को पढ़ेंगे आज? स्वर संधि पढ़ेंगे। तो देखो, स्वर संधि की परिभाषा पिछले वीडियो में हमने जानी थी कि जहां स्वर और स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। यदि स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण का मेल होता है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन। अपना उदाहरण है इति, संधि, आदि। यहाँ इस उदाहरण में देखिए, प्रथम शब्द क्या है? इति। देखो, संधि में क्या होता है, मैंने कहा था इस बात को जरूर याद रखेंगे कि संधि में क्या होगा, दो वर्णों का मेल। कौन से दो वर्णों का मेल? जो प्रथम शब्द है उसका तो अंतिम वर्ण, और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब यहां देखो, इति अपना प्रथम शब्द है और आदि अपना द्वितीय शब्द है। तो इति, यहाँ जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या? देखो, इति का अपन वर्ण विश्लेषण करेंगे तो ये तो हो गया अपना ई। ती का मतलब तय और ई। अब एक बात और बता देता हूं मैंने, जैसे मैंने ती का वर्ण विश्लेषण क्या किया? ती का वर्ण विश्लेषण मैंने किया तय और ई। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि भाई ती का वर्ण विश्लेषण ऐसे भी तो कर सकते थे कि ती मतलब एक ई है और एक तय है। इस तरीके से भी तो इसका वर्ण विश्लेषण किया जा सकता था, लेकिन ये गलत है। अब देखो, जैसे का वर्ण विश्लेषण अपन करेंगे तो का वर्ण विश्लेषण होगा के प्लस आ। लेकिन मान लो किसी के दिमाग में आ सकता है कि का मतलब आ और कै क्यों नहीं किया, तो इसके लिए एक पाणिनि ने सूत्र दिया है। क्या सूत्र दिया है? अच झीनम परेण संयोज्यम। यानी पाणिनि ने क्या कहा है? पाणिनि ने ये कहा है कि अच का मतलब होता है स्वर, झीनम परेण यानी व्यंजन वर्ण के बाद संयोजन यानी जोड़ा जाना चाहिए। यानी स्वर वर्ण है उसको व्यंजन वर्ण के बाद ही जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो, आ स्वर है, यहाँ का में आ क्या है? स्वर है, तो ये कै व्यंजन वर्ण के बाद ही जोड़ा जाएगा। अच यानी स्वर को झिनम परेण यानी व्यंजन वर्ण के बाद संयोजन यानी जोड़ा जाना चाहिए। तो स्वर हमेशा व्यंजन वर्ण के बाद में ही जोड़ा जाता है, बाद में ही बोला जाता है। जैसे अपन ने उच्चारण किया का, इसका मतलब ये होगा कि कै का उच्चारण पहले होगा, आ का उच्चारण बाद में होगा। तो यहाँ मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि भाई हमें ये ध्यान रखना है कि इति का अपन ने वर्ण विश्लेषण किया तो तय पहले ई बाद में, यानी अपना जो प्रथम शब्द है इति, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई है। और जो द्वितीय शब्द है आदि, उसका प्रथम वर्ण क्या है? आ। अब ये दोनों वर्ण देखो, प्रथम शब्द इति था उसका अंतिम वर्ण क्या था? ई। और जो द्वितीय शब्द था उसका प्रथम वर्ण क्या था? आ। संधि में क्या होता है? दोबारा से दोहरा देता हूं, दो वर्णों का मेल। कौन से दो वर्णों का मेल? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। यहाँ जो प्रथम शब्द है इति, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ई। जो द्वितीय शब्द है आदि, उसका प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो ई भी स्वर है और आ भी स्वर है। पिछले वीडियो में अपन वर्णमाला को जान चुके हैं, उसमें कौन से स्वर है, कौन से व्यंजन है, उसकी संक्षेप में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। तो संधि यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको स्वर वर्णों की और व्यंजन वर्णों की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हिंदी और संस्कृत भाषा में कौन कौन से स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं। तो कहने का मतलब, स्वर संधि कब होगी? जब दो स्वर वर्णों का परस्पर मेल हो। अब देखो, स्वर संधि के कई उपभेद हैं। पहले मैं ये बता देता हूं कि हिंदी में कई बार ये पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी
और जो विद्यालय स्तर के प्रश्न पत्र होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है कि भाई संधि के कितने भेद होते हैं, या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, माफ कीजिएगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न हिंदी भाषा में पूछा जा सकता है, संस्कृत में तो मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए। हाँ, हिंदी में जरूर पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 भेद प्रचलित है। एक तो दीर्घ संधि, ये स्वर संधि का उपभेद है। दूसरा गुण संधि, ये भी स्वर संधि का उपभेद है। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा, अपन इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा यण संधि। और पांचवा अपना हो जाएगा अयादि संधि। ये हिंदी भाषा में प्रचलित स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। कहने का मतलब किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं, तो हम यहाँ ये बताएंगे कि स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। अब देखो, स्वर संधि के उपभेद है, इसका मतलब आपको ये समझ लेना चाहिए, चाहे दीर्घ संधि हो, चाहे गुण संधि हो, चाहे वृद्धि संधि हो, चाहे यण संधि हो, चाहे अयादि संधि हो, जिस भी संधि में 2 वर्णों का मेल होगा वो दोनों ही सब में क्या होंगे, स्वर होंगे। लेकिन अलग अलग संधि में क्या होंगे, अलग अलग स्वर परस्पर मिलेंगे। इस हिसाब से क्या है, इनके नियम और नाम तय किए गए। तो यहाँ हम स्वर संधि के एक उपभेद को आज पढ़ेंगे। स्वर संधि का एक उपभेद पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको, देखो किसी भी संधि को अपन स्वर संधि का कोई सा भी उपभेद पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको संस्कृत में जो स्वर संधि है उसके उपभेदों की भी चर्चा कर लेता हूँ। देखो, हिंदी में मैंने कौन से आपको 5 उपभेद बताए स्वर संधि के। एक तो दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा मैंने बताया यण संधि, और 5वां कौन सा भेद बताया, अयादि संधि। देखो, हिंदी में मैंने ये कहा था कि भाई 5 उपभेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में ये प्रश्न पूछना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि संस्कृत में 5 से ज्यादा उपभेद है और कुछ स्वतंत्र शब्द हैं जिनकी अलग से व्याख्या की गई है, जहाँ स्वर और स्वर का ही मेल होता है। तो एक निश्चित संख्या में नहीं बांध करके मैं मुख्यतः जो प्रचलित भेद हैं उनको और जोड़ देता हूँ। संस्कृत भाषा में देखो स्वर संधि के कौन कौन से उपभेद होते हैं। अयादि तक तो अपन ने लिख ही लिए। इसके अलावा एक होती है पर रूप संधि। पर का अर्थ होता है बाद में, पर का अर्थ बाद होता है, पूर्व का अर्थ पहले होता है। पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि। और एक 8वां भेद है प्रकृति भाव संधि। ये 8 भेद तो मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं। इसके अलावा कई स्वतंत्र शब्दों की स्वतंत्र रूप से संधि के नियम बनाए गए हैं। तो प्रकृति भाव संधि, ये 8 भेद है, वो अपन जब संस्कृत की संधि पढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है कि दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, ये संधि हिंदी और संस्कृत भाषा में समान है। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो 5 उपभेद हैं वो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा की संधि से ही लिए गए हैं। ये 5 संस्कृत की संधियां हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों इनके नियम लिए गए हैं और ज्यों के त्यों इनके उदाहरण लिए गए। अब देखो, कुछ उदाहरण हिंदी भाषा के भी हो सकते हैं। संस्कृत की जो आगे की जो संधियां हैं ये केवल संस्कृत में ही प्रचलित हैं, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव। तो इनकी चर्चा भी अपन करेंगे। कहने का मतलब ये 8 संधियां हैं स्वर संधि की, अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई विशेष नियम होंगे तो उनको भी हम जानेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस वीडियो के माध्यम से यदि संधि को पढ़ रहे हो, प्रारंभिक वीडियो यदि आपने देखें और इस वीडियो को भी आप देखोगे, तो निश्चित रूप से आपको प्रत्येक संधि समझ में भी आएगी, याद भी रहेगी। और प्रतियोगी परीक्षा में जब भी आपको संधि से संबंधित उदाहरण आएंगे तो निश्चित रूप से आप उनको हल करने में समर्थ होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी वीडियो देख रहे होंगे, अपने साथियों के साथ शेयर कर रहे होंगे
और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे होंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ स्वर संधि का एक उपभेद पढ़ेंगे, वो है यण संधि। यहाँ देखो किसी भी क्रम में अपने इसको पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पहले से स्वर संधि का जो उपभेद है वो आपको यण संधि से पढ़ाता हूँ। यण संधि, और देखो यण संधि का संस्कृत भाषा में एक सूत्र आता है, और सूत्र क्या है, जो यण संधि का सूत्र है वो क्या है, इको यणची। इको यणची। जरूरी नहीं है इस सूत्र को जान करके ही हम इस संधि को पढ़ें, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन किसी के दिमाग में हो कभी इसका क्या मतलब है, किसी को आज तक समझ में नहीं आया हो, तो देखो मैं बता देता हूँ इस सूत्र का अर्थ क्या है। इससे पहले अपन ने 14 माहेश्वर सूत्र की चर्चा की थी, जो पहले वीडियो डाला अपन ने उसमें, कि भाई 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने जब तांडव नृत्य किया तो 14 बार अपने डमरू को बजाया, और हर बार जब डमरू को बजाया तो एक माहेश्वर सूत्र निकला। तो मैं यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र हैं उनको लिख रहा हूँ। जहाँ तक अपने को आवश्यकता वहां तक लिखते हैं, पूरे 14 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ तक अपने को इस इको यणची को समझाने की आवश्यकता है उतने ही मैं लिख रहा हूँ। ये 6 माहेश्वर सूत्र में आप एक बार लिख लेता हूँ। अब देखो ये माहेश्वर सूत्र ऐसे 14 होते हैं, 6 तक ही मैंने लिखे हैं क्योंकि इको यणची सूत्र को समझाने के लिए 6 पर्याप्त हैं। अब माहेश्वर सूत्र से मैंने कहा था प्रत्याहार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? वर्णों को लिखने का एक संक्षिप्त सूत्र होता है। अब देखो प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। कैसे बनाएंगे कि जैसे ये कोई एक माहेश्वर सूत्र है, इसका अंतिम वर्ण देखो, खास बात ये होती है माहेश्वर जो भी माहेश्वर सूत्र है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन है। अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है। और जब अपन इन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाएंगे तो भी जो प्रत्याहार होगा उसका अंतिम वर्ण है वो सूत्र का अंतिम वर्ण यानी व्यंजन वर्ण लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने मुझे एक प्रत्याहार बनाना है और मैंने क्या किया, इस सूत्र ऐण इसमें से एक वर्ण ए ले लिया। क्या ले लिया? ए। अब मैं ए के स्थान पर ई को भी ले सकता था, प्रत्याहार बनाते समय ऊ को भी ले सकता था। अब मुझे क्या करना है, एक वर्ण कोई सा भी, जैसे मैं री को भी ले सकता था, ए को भी ले सकता था, उसके आगे हमें क्या करना होता है, कोई भी जो ये सूत्र है उसका अंतिम वर्ण, जैसे यहाँ मैंने ए को लिया और अंतिम वर्ण क्या लिख दिया? अणे लिख दिया। अब तो मेरा प्रत्याहार क्या हो गया? अण हो गया। मान लो मैं अणे नहीं लिख करके अगले सूत्र का अंतिम वर्ण कै लिख देता तो मेरा प्रत्याहार क्या हो जाता? अक हो जाता। और मान लो मैं कै को नहीं लिखता और इस चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण चे लिख देता तो मेरा प्रत्याहार क्या हो जाता? अच्छ हो जाता। क्या हो जाता? अच्छ। तो एक बार मैं पहले चर्चा करता हूं कि जैसे हमने प्रत्याहार यहां से ए यूण में